स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों आज हम लोग शुरू से आर्ट्स का 10th क्लास का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है बच्चों, तो इसको आज हम लोग पूरे बेहतरीन तरीका से एकदम पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे, जितना हो सकता है आसान भाषा में हो। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, इसमें क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें क्या है बच्चों, संसाधन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानना है, इसके परिभाषा के बारे में जानना है। तो संसाधन ऐसा है जो हमारे जीवन में कहीं भी या किसी भी जगह किसी भी चीज का जरूरत पड़ता है या किसी भी काम को करने के लिए हम उसकी सहायता लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अगर हम परिभाषित रूप में इसको हम लिखें तो संसार की वो सारी वस्तुएं जिसका हम लोग आवश्यकतापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अगर परिभाषित रूप में अगर लिखना चाहें तो हमारे पर्यावरण में मौजूद वह सभी वस्तुएं जो हम अपने जीवन में अपने आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। यानी उसे पूर्ति करते हैं, यानी कोई भी संसाधन। ठीक है, कोई भी संसाधन जो हम लोग उपयोग करते हैं या किसी भी रूप में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवन का एक कार्य को कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, मेरे लिए एक संसाधन है जो हम इसको लिख रहे हैं। या आप जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी मोबाइल द्वारा देख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक साधन है जो देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या है, संसाधन के रूप में होता है। जैसे कोई यात्रा करता है तो उसके लिए बाइक या मोटर गाड़ी या कोई भी हो, घोड़ा हो या कोई भी संसाधन हो, उससे वो उसका संसाधन होता है। ठीक है, अब क्या उसकी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। जैसे कोई कहीं तक पहुंचने के लिए, कहीं तक डेस्टिनेशन दूरी करने के लिए पहुंचने के लिए क्या करता है, वो साधन का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये परिभाषा होता है। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। इसको पूरा करने के लिए ये परिभाषा पूर्ण नहीं हुआ है। इसको पूर्ण तौर पर हम लोग समझने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि हमारे धरती में या मतलब पूरे पर्यावरण में किसी भी चीज को क्या होता है, संसाधन, सब चीज संसाधन है, लेकिन उसको परिपूर्ण तरीके से मतलब बनाने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम इसको पूरा संसाधन नहीं मानते, इसको पूर्ण तरीके से नहीं बना है। तो हम लोग इसमें कारक ढूंढ लेते हैं केस 1 के थ्रू। ठीक है, केस 1 में समझेंगे, उसके बाद इसमें एक और कारक है केस 2, इसके सहायता से समझते हैं। ठीक है, अगर जमीन के अंदर कोई भी खनिज है, ठीक है, जमीन के अंदर कोई भी खनिज है, उसको हम क्या करेंगे, इंसानी तकनीक के अनुसार, मानव तकनीक द्वारा उसको निकाला जाता है, खुदाई की जाती है। तो इसमें जो है ना, मान के चलो यहाँ जमीन के अंदर क्या है, ये जमीन हुआ, जमीन के अंदर क्या है, सोना है। अब इसमें क्या है, इसको सोना को निकालने के लिए खर्च आएगा 40 लाख। ठीक है, ये खुदाई करने का काम या मशीन जो भी इसमें तकनीकी मशीन लगेगी, उसका टोटल खर्चा होगा 40 लाख। ठीक है, अब इसका जो सोना है वो 20 लाख का है, 20 लाख का है। तो ये क्या होगा,
क्या इसको फायदा होगा इससे? नहीं, ये क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से क्या हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से घाटा लग जाएगा। और यहाँ पर क्या है, आर्थिक दृष्टि से घाटा लगेगा, ये संसाधन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या होता है, उसको संसाधन माना गया। अब यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, ये क्या है, इसमें घाटा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आर्थिक दृष्टि से क्या होगा, घाटे की तरफ जा रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कारक 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, ठीक है, उसके अंदर दबा हुआ है सोना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो हम लोग निकाल नहीं सकते, ये सामुदायिक चीज है। ठीक है, सामुदायिक चीज है, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सरकार इसमें नहीं निकाल सकती है, तो ये क्या होगा, इसके सहमति के अनुसार क्या होगा, लोगों की सहमति के अनुसार निकाला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सार्वजनिक रूप से भी क्या हो, मान्य हो, सार्वजनिक रूप से मान्य हो तभी वो संसाधन कहलाता है, रूप से मान्य हो। अब आते हैं संसाधन का हम लोग पूरा परिभाषा हम लोग लिख लिए। अब देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वो सभी वस्तुएं जो हम आर्थिक दृष्टि से भी लाभ हो और सार्वजनिक रूप से भी मान्य हो, तो उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आ गया कि संसाधन बांटे किसे हैं। ठीक है, ये रहा संसाधन का परिभाषा, ये क्या रहा बच्चा, संसाधन का परिभाषा। अब आते हैं एक जियोलॉजिस्ट का कहना है, जिम्मरमैन, जिसका नाम था जिम्मरमैन, उनका कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसी भी चीज को बनाने के लिए उसमें तकनीक की जरूरत पड़ती है, यूं ही संसाधन नहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर पेड़ लकड़ी से क्या बनता है, कुर्सी बनता है या टेबल बनता है या पलंग बनता है या कोई भी चीज बनता है, कोई भी वस्तु हो अगर उससे बनता है तो उसके लिए क्या चाहिए, इंसानी तकनीक का, मानव की समझ बूझ का, जैसे उसको आर्किटेक्ट कैसे देना, बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे बड़ा संसाधन कौन हो जाएगा, ये जो बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा, मानव करेगा, मानव अपनी तकनीक के माध्यम से करेगा। अब इसमें क्या है कि मान लो ये समुद्र में नमक का मात्रा है, नमकीन है, अब इंसान को चाहिए नमक खाने में स्वादिष्ट के लिए, लेकिन उसको बनाने का जो तकनीक है, बनाने का तरीका होता है, उसको कौन तय करता है, तो मानव करता है। तो इसमें से सबसे बड़ा संसाधनों का लिस्ट में सबसे बड़ा संसाधन कौन हुआ, मानव संसाधन। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मानव संसाधन इसलिए महत्व रखता है सबसे ज्यादा सब संसाधनों में, तो मानव संसाधन अहम महत्व रखता है। जैसे कि किसी भी देश का मानव एक बहुत बड़ा संसाधन है, मानव संसाधन कब अच्छा कर सकता है, इसके लिए अपने राष्ट्र के में जितने लोग रहते हैं उसको अगर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा भोजन मिलने पर वो आईटी सेक्टर में काम कर सकता है। ठीक है, शिक्षा प्रशिक्षण देने पर वो अच्छा मतलब तकनीकी विचार कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, किसी वस्तु को बना सकता है। ठीक है, जैसे कोई इंजीनियर भी हुआ, वो अपना दिमाग खर्च कहाँ करता है, बिल्डिंग में या कोई आईटी सेक्टर में। तो इसी तरह का इंसान को काम करने के लिए इन तीनों चीजों का बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले खाना, उसके बाद रहना, उसके बाद शिक्षा प्रशिक्षण, इन सब चीजों के द्वारा मानव संसाधन परिपूर्ण बन सकता है, एक अच्छा काम कर सकता है, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है उस संसाधनों में। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, पहले तो हम लोग संसाधन की परिभाषा को जाने, अब संसाधन के प्रकार क्या है। तो एक है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब क्या है, जो भगवान या गॉड के द्वारा, गॉड गिफ्टेड प्रकृति प्रदत्त संसाधन को ही प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हो गया, और यह हो गया मानव संसाधन। मानवीय संसाधन में क्या फर्क है,
इन दोनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है, मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो जैसे ये किसमें आएगा, जैसे जो वन्य जीव, उसके बाद है जंगल, ठीक है, पेड़, ठीक है, वायु, ये सब क्या है इत्यादि, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आएगा। ये सब क्या है प्राकृतिक, कोयला, अवरक, सोना, चांदी, ठीक है, ये सब क्या है प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्या है मानव संसाधन। मानव संसाधन कहने का मतलब, यहाँ मानव संसाधन कहने का तात्पर्य ये है कि मानव द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं मानव संसाधन कहलाएंगी। जैसे सभी प्रकार के, जैसे घर हो गया, ये टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जो भी आदमी की जरूरत पड़ता है, मानव का जरूरत पड़ता है अपने आवश्यकता के अनुसार, और उस चीज को बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे मानव संसाधन कहेंगे। मानव अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तुएं बनाता है, मानव द्वारा जो भी वस्तु बनाता है उसे मानव संसाधन कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग ये एक परिभाषा के तौर पर रख लेंगे, ठीक है। मानवीय संसाधन होता है क्या है, मानव द्वारा उस सारी वस्तुएं बनाता है जिसे अपने संसाधन के काम आता है। जैसे कि कोई कुर्सी बनाता है, टेबल बनाता है, संसाधन, ये प्राकृतिक संसाधन से ही क्या बनता है मानव संसाधन। एक तकनीकी मतलब टेक्निकल इश्यू के कारण बनाता है, ठीक है, तकनीक द्वारा बनाता है। प्राकृतिक चीज को ही क्या करता है तकनीक का उपयोग कर उसे मानवीय संसाधन में उपयोग करता है। जैसे जहां पर क्या है वन है, पेड़ है, पेड़ से क्या करेगा उसको, ये जो पेड़ से टेबल बनाने का तकनीक जो है मानव के अंदर, ये तकनीक द्वारा मानवीय संसाधन का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं मानवीय संसाधन कहते हैं। अब आते हैं एक उपयोगिता के आधार पर, यह है संसाधन के प्रकार। अब उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो देखते हैं उपयोग संसाधन के प्रकार को हम लोग देखें, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ये है जैव संसाधन, एक है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम किनको कहेंगे बच्चों, जैव संसाधन वो संसाधन है जो सजीव होते हैं, सजीव होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं जैव संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन, ठीक है। और अजैव संसाधन जिसमें जान ना हो, निर्जीव हो, उसे क्या कहेंगे अजैव संसाधन कहेंगे, ठीक है। साधारणतः तो इसमें क्या आएगा, ये क्या होता है, यह सजीव होता है, और ये क्या होता है निर्जीव होता है। क्या था निर्जीव, निर्जीव मतलब बेजान, उसमें जान नहीं है, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। जैव संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा जैसे वन्य जीव जितना जीव जंतु है, ठीक है, उसके बाद जानवर, ठीक है, उसके बाद आएगा मत्स्य, बहुत सारी चीज है जो जानदार चीज है जो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इत्यादि लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है निर्जीव। निर्जीव क्या है, ये जिसमें जान ना हो, जैसे कोयला, अभ्रक, खनिज, धातु, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये सब क्या है, ये सब क्या निर्जीव है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोयला, सोना, ये सब क्या है कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक इत्यादि क्या है निर्जीव है, इसके अंदर जान नहीं होता है, ठीक है। ये सब क्या है अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ये जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
बच्चों और इसके बाद है, अब आते हैं क्या, उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देख लिए जल संसाधन और जल संसाधन। अब आते हैं क्या, उपयोगिता के आधार पर। तो इसमें उपयोगिता के आधार पर क्या होगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है बच्चों, जिसे हम एक बार प्रयोग कर दूसरा बार भी प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयास के अनुसार या पुनः चक्रीय द्वारा, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय। और यह क्या, अनवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन वैसा संसाधन है जिसे ये बहुत समय लगता है, बहुत समय में बनता है, जैसे करोड़ों वर्षों बाद बनता है और उसके बाद क्या हो जाता है, एक बार खत्म हो जाने के बाद उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसे संसाधनों की लिस्ट में कौन आएगा, अनवीकरणीय संसाधन। और इसमें नवीकरणीय में कौन आएगा, वैसा संसाधन जिसका हम प्रयोग पुनः प्रति रूप से कर सकते हैं, यानी चक्रीय रूप से कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा आएगा, ठीक है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। ये सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, कौन सा संसाधन में है, नवीकरणीय संसाधन में। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या आएगा, नवीकरणीय संसाधन में आएगा, ठीक है। उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन में आएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज जल के खत्म हो जाता है एक बार में, उसको क्या कहते हैं, ईंधन मतलब जलना। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, जीवाश्म ईंधन आएगा। इन सब चीज जैसे इसमें क्या आएगा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आएगा। विद्युत ऊर्जा भी आ सकता है इसमें, विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय में। इसमें क्या आएगा, कोयला, सोना, ये सब क्या है, बहुत दिनों में बनता है। ये सब चीज क्या होगा, खत्म होगा। कोयला ये भंडार है, ठीक है, लेकिन इसके समय के अंतर्गत निकालने से ये खत्म हो जा सकता है, ठीक है। कोयला, अभ्रक इत्यादि। यानी कि हम लोग साधारण भाषा में समझे, नवीकरणीय उसको दोबारा रिसाइकलिंग करके या किसी भी तरह से हम लोग ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा में हवा तो खत्म नहीं होगा, उसी को तकनीकी रूप से मतलब ऊर्जा प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा, ये सूर्य का किरण खत्म नहीं होगा, धूप खत्म नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा, जिसको बदल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये है नवीकरणीय, जिसको एक बार खत्म करने के बाद दूसरा बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ गए। उसके बाद आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के, अब आते हैं बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। ये व्यक्तिगत संसाधन वही कैसा संसाधन है, जो अपना निजी संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी का घर, मैदान या कोई भी भवन, ये क्या होता है, अपना संसाधन होता है, निजी संसाधन होता है। लेकिन वो सरकार को टैक्स देता है, टैक्स के रूप में देता है, लेकिन उसका अपना निजी महत्व रखता है, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद क्या है संसाधन, और एक है वो है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है, ये इसमें छुपा हुआ है समाज। सामुदायिक संसाधन में समाज भी छुपा हुआ है। इसमें समाज के लोगों का या किसी एक मतलब खास आदमी का है, मतलब खास आदमी का नहीं, मतलब लोगों का है, गांव के लोगों का है समुदाय भवन। जैसे इसमें मंदिर मस्जिद आएगा, ठीक है, या कोई भी भवन हो जो 10 लोगों का हो, इसमें सबका हिस्सेदारी होता है, भागीदारी होता है, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहेंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, जो राष्ट्र के लिए संसाधन है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, राष्ट्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जितना मतलब इसके राष्ट्रीय संसाधन में आता है, जो एक राष्ट्र में उतना संसाधन क्या आएगा, राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन
संसाधन। तो जो हम लोग देख लिए हैं, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? जो अपना निजी संसाधन होता है, जैसे अपना घर, अपना खेत या अपना मकान। सरकार को भले ही टैक्स दे या लगान दे, लेकिन उसका अपना निजी संपत्ति के अंतर्गत आता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन, वो चीज जैसे कि समाज के लोगों का, जो समाज के लोगों का है, जिसमें किसी एक का अधिकार ना हो, सभी लोगों का है, उसको क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। इसके अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, फील्ड भी आ सकता है, खेत भी आ सकता है, मैदान भी आ सकता है। ठीक है, ये सामुदायिक चीज है। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, ये राष्ट्र के अंतर्गत वो सभी मतलब वस्तुएं या कोई भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संसाधन मिल जाता है, वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको समझते हैं। राष्ट्रीय संसाधन ये ऐसा संसाधन है जो अंतरराष्ट्रीय विभाग जो इसमें काम करती है। ये क्या है? ये ऐसा संसाधन जो समुद्र के 200 किलोमीटर दूर तक क्या है? जैसे ये इंडिया हुआ, ठीक है, भारत का नक्शा हुआ, इसमें समुद्र में 200 किलोमीटर दूर तक क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसी में क्या होता है? परीक्षण या मतलब कोई भी चीज प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है। या कोई बाहरी मतलब विदेश से आने वाले लोगों का क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र मतलब इसी में करवाया जाता है। ठीक है। इसमें कोई द्वीप समूह भी आता है। ठीक है। ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। हम लोग समझ गए, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत वो सभी सामान जो राष्ट्र के अंदर है, वो चीज क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय, अब वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो कोई भी देश हो, उसके सामने से जो आएगा, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी पर, वो किसका होगा? उस राष्ट्र को होगा। ठीक है। तो हम लोग राष्ट्रीय संसाधन को समझ चुके हैं। संसाधन नियोजन की तरफ। संसाधन नियोजन को हम लोग साधारणतः कह सकते हैं संसाधनों का सही उपयोग, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना या उपयोग करना, क्या करना था? संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं संसाधन नियोजन क्या कहलाता है? इसका संरक्षण करना चाहिए, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संसाधन नियोजन क्या है? जैसे कि प्राकृतिक संपदा में, जैसे कि कोई भी राष्ट्र में अगर प्रकृति द्वारा कोयला, अवरक या कोई भी पेट्रोलियम, ये सब चीजें अगर हैं, तो उसका सही रूप से क्या करना है? तरीका से ये करना है। ठीक है। उपयोग करना है। इसमें क्या है? पहला नंबर में, अगर कोई भी देश में, अगर भारत देश में ही जैसे मिल रहा है तांबा, कोयला, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चिन्हित करना चाहिए। जगहों को क्या करना चाहिए? जगहों को चिन्हित करना चाहिए। चिन्हित करना चाहिए। उसका दूसरा नंबर क्या है? और चिन्हित करना चाहिए। उसके बाद सर्वेक्षण करना चाहिए। सर्वेक्षण करना चाहिए। उसके बाद आंकड़ा लगाना चाहिए। आंकड़ा करना चाहिए कि कितना खनिज है। ठीक है। उसके बाद क्या? मानचित्र पर दर्शाना चाहिए। मानचित्र पर दर्शाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, सही रूप से खर्च होना चाहिए, सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। ठीक है।
अगर सही तरीके से उपयोग, देखो यहाँ पर जो हम लोग का बिहार में है क्या है सबसे ज्यादा, तो एक तरफ है क्या, एक दो है ना इसमें, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार। इसमें क्या है, एक तरफ क्या आता है पानी बहुत ज्यादा आता है, बाढ़ आता है, और एक तरफ क्या रहता है सुखाड़ रहता है जिसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस तरफ बाढ़ है, तो इस पानी को क्या करना चाहिए, सही तरीके से अगर उपयोग करना चाहिए। इधर पानी की कमी है तो इसको क्या करना चाहिए, लिंक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और उसको पानी को दक्षिण बिहार की तरफ अच्छी तरह से भेजा जाना चाहिए, इसको ट्रांसफर करना चाहिए, तभी उन लोगों का भी क्या होगा, सही तरीके से सिंचाई कर पाएंगे, लोगों की पानी की कमी नहीं होगी। तो इस तरह का उपयोग धीरे धीरे क्या होता है, देश को या राज्य को बढ़ाने में मदद करता है, सही तरीके से उपयोग। अब एक तरफ बाढ़ आ जाए तो इसमें क्षति होती है, बाढ़ में अक्सर क्या होता है, क्षति होती है जानवर की। अब इसमें क्या होता है, सुखाड़ में लोगों की अच्छी खेती नहीं होती है। ठीक है, इधर डूब के मर जाता है फसल और उधर क्या होता है सूखे में मर जाता है फसल। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना होगा, इसको सही तरीके से जहां तक पानी तक पहुंचाने की योजना बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार बनाना चाहिए। ठीक है, सही तरीके से आंकड़ा है क्या है, आंकड़ा ये है कि कोई भी संसाधन अगर है तो कितना है, ठीक है, उसी अनुसार उसमें खर्च किया जाना चाहिए। मानचित्र पर उसको क्या करना चाहिए, जैसे कोई भी जगह पर है, अगर झारखंड के कदवा में है या पलामू में है, कोई भी जगह में है, तो उसको मानचित्र पर उसको चिन्हित करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए इसके अनुसार। ठीक है, उसको उस जगह को क्या करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। ठीक है, इन सबसे क्या संसाधन का नियोजन को हम लोग समझ चुके हैं के स्तर पर, संसाधन विकास के स्तर पर। ठीक है, संसाधन क्या होता है, किसी भी देश का विकास करने के लिए बहुत बड़ा क्या होता है, पूंजी होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो विकास को यहाँ संसाधन विकास के स्तर पर कैसा है, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कहने का मतलब क्या है, जो संसाधन मिलेगा। ठीक है, संसाधन का मतलब क्या, मिलने वाला संसाधन, संभावना है कि इस जगह में मतलब क्या मिलेगा, कोयला या अभ्रक मिलता है उसको। जैसे कि मान लो हिमालयी क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, कोयला मिलता है। तो वो अधिक गहराई होने के कारण उसको नहीं निकाला जाता है, वो लास्ट में निकाला जाएगा जब इधर खत्म हो जाएगा, देश का कोयला जब खत्म होने लगेगा तब अंतिम दौर में उसको निकाला जाएगा। उसके बाद क्या है, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, संभावी संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगर इसको कब निकाला जाएगा, जब देश का संसाधन को पूर्ति नहीं किया जा सकता है, तब इन संसाधनों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन एक वैसा संसाधन है जिससे हम लोग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, इससे विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये विकसित संसाधन का ही रूप होगा। जैसे उसके बाद क्या है, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है बच्चों, तो ये भंडारित है। ठीक है, ये जैसे कि जल और बहुत सारी चीज है ना, इसमें क्या है, भंडार है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग तकनीकी रूप से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जल, जैसे H2O, इसको क्या बोलते हैं, जल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, जो मिलकर क्या बनते हैं, ऑक्सीजन क्या बनते हैं, ये जल बनते हैं। लेकिन इसको अगर इससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं अभी, तकनीक की कमी होने के कारण या किसी भी चीज का मतलब इसमें कमी होने के कारण। ये तो जल का बहुत भंडार है देश में, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करने से यह भी एक संसाधन के रूप में आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा भंडार है। उसके बाद संचित कोष संसाधन, ये एक संसाधन ऐसा है, भंडार संसाधन का ही एक आंशिक रूप है, जिसको हम लोग सही तरीके से उपयोग करके या तकनीकी तरीका से इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको संचित कोष संसाधन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
संसाधन। अब आते हैं बच्चों संसाधन संरक्षण की ओर। संसाधन संरक्षण क्या है? जो किसी भी संसाधन को अगर बचाना है, ठीक है, या इन्वायरमेंटली या पर्यावरण को अगर बचाने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए पेड़ लगाना होगा, ठीक है, पेड़ लगाना होगा। सही रूप में जितना पेड़ काटेंगे उससे डबल लगाना होगा, ठीक है, पेड़ लगाना होगा। इससे क्या होगा? जब ये प्राकृतिक जो संसाधन है इन सब का मतलब अत्यधिक विदोहन से, अत्यधिक जलाने से या अत्यधिक मतलब फैक्ट्री के धुओं से क्या होता है? हमारे मौसम पर या क्लाइमेट पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? खुद सरकार के ऊपर ध्यान नहीं रहना चाहिए, खुद हम लोग भी करना चाहिए, हम लोगों को भी, ठीक है, हम लोगों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे प्लास्टिक का जलाना, ठीक है, पर्यावरण को बचाना, ठीक है, पेड़ लगाना, इन सब चीजों में मानव भी अपना सहायता प्रदान, हर एक आदमी अपना अपना कार्य अगर सही ढंग से किया जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आएगा? पेड़ लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? पानी को कम खर्च करना, पानी को कम खर्च करना। ये क्या है? पानी पीने योग्य पानी बहुत कम है पृथ्वी पर, तो उसको बचाया जाना चाहिए, कम खर्च करना। और सब क्या है? पानी का सही इस्तेमाल करना, खेतों की सिंचाई के लिए होता है वो कम से कम करना, ठीक है। ये सब होना चाहिए। संरक्षण, संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आएगा। इसी के लिए जब देखा पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, विश्व स्तरीय एक बैठक हुआ, ठीक है, विश्व स्तरीय बैठक हुआ। किसको लेकर के? पर्यावरण को लेकर के। किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए बैठा गया, एक सम्मेलन रखा गया, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ये कब बैठा गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए विश्व में एक बैठक हुआ जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ 3 जून से 14 जून 1992 तक। इसमें पर्यावरण संबंधी सभी सूचनाओं को एकत्रित कर अपना एक धारा बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई पूरी दुनिया में। तो ये क्या है? क्या वो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। ये कहाँ स्थापित हुआ? 3 जून से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में संबोधित किया गया, ठीक है। 178 प्रतिनिधि, दुनिया के विश्व के 178 प्रतिनिधि द्वारा इन धाराओं का योजना बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर एजेंडा 21, इसमें भी मतलब उसके एजेंडा बनाया गया और इसको पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद फिर उसके 5 साल बाद 1992 के बाद 1997 में, ठीक है, 23 जून से 27 जून तक 1997 में इसको न्यूयॉर्क में रखा गया, इसको सम्मेलन को, ठीक है। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है और इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये कब रखा गया? 23 जून से 27 जून 1997 न्यूयॉर्क में। इसको +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये इससे 5 साल बाद के नाम हुआ ये वाला, ठीक है। 1992 में वो प्रथम द्वितीय सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद इसको 1997 में रखा गया, इसीलिए +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। उसके बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 10 साल बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर तक मतलब इसको रखा गया, इसको बनाया गया जोहान्सबर्ग में। इसको बैठक कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में, और इसको 26 अगस्त से 4 सितंबर तक मतलब चला, ये होगा 2002 में, ठीक है, 10 साल बाद। अब इसमें 178 मतलब देशों से मतलब 2000 प्रतिनिधि मतलब क्या करने लगे? इस बैठक में शामिल हुए 2000 प्रतिनिधि। पर्यावरण को बचाने के लिए
इन लोगों ने बैठक की थी, किस प्रकार से इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो आई होप कि उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ